नमस्कार दोस्तों। आज 29 ऑफ जनवरी 2021 को इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 रिलीज किया गया। ध्यान रखिएगा, इसको हम 2021-22 नहीं बोलेंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली जो पिछला एक साल का पूरा कार्यकाल रहा है, किस तरह का गया है, उसके बारे में डिस्कशन करता है। जो बजट आने वाला है, बजट आगे आने वाले वर्ष में क्या किया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करेगा। और यहां पर आप देख सकते हो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं के सुब्रमण्यन, उन्होंने आज ही इसको रिलीज किया। और इस बार खास बात यह है कि आप एक अलग से ऐप है, इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक के माध्यम से भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एनुअल डॉक्यूमेंट होता है, हर साल इसको रिलीज किया जाता है। तो बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइजर्स होते हैं और जो सबसे मेन इकोनॉमिक एडवाइजर हैं जिनको कहा जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इन सबके द्वारा मिलकर यह पूरा सर्वे बनाया जाता है और इसको बजट के एक दिन पहले यहां पर पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बजट तो हमारा मंडे को आने वाला है 1 फरवरी को, लेकिन बीच में सैटरडे और संडे था, छुट्टी था, इसकी वजह से आज फ्राइडे को ही ये इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कर दिया गया। तो ध्यान रखना है, बजट का जो पूरा सेशन होने वाला है उसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे, और ये यहां पर आया है। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि पिछले 12 महीने में यहां पर हमारे देश के अंदर किस तरह से चीजें गई हैं उसके बारे में डिस्कशन करना। एक तरह का आप कह सकते हो समरी होता है, जो कि मेजर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम सरकार ने अपनाए थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, यहां पर स्टैटिस्टिक्स कैसा रहा। इसके साथ साथ इनके द्वारा कई सारे सुझाव भी दिए जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, लेकिन आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि सरकार क्या प्रतिबद्ध है उस सुझाव को मानने के लिए। बिल्कुल नहीं, यहां पर जो रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ये बाउंडेड नहीं है सरकार की उसको माने या फिर ना माने। इसके अलावा आपके मन में एक और सवाल आएगा कि आजकल आपने देखा होगा पिछले 5-6 वर्षों से जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 2 वॉल्यूम्स में आता है। तो जो पहला वॉल्यूम होता है बेसिकली वो इकोनॉमिक ट्रेंड को बताने की कोशिश करता है, कई सारे जो इकोनॉमिक एनालिसिस होते हैं उसको यहां पर प्रेजेंट करता है पहले वॉल्यूम में। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका पहला वॉल्यूम ही होता है, लेकिन जो सेकंड वॉल्यूम है ये बेसिकली डेटा बेस्ड होता है, जैसे कि एक्सपोर्ट कितना रहा, जीडीपी कैसी होगी, इस तरह की चीजें जो होती हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो बेसिकली आपको मिलेगा वॉल्यूम 2 के अंदर। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम जस्ट एक ओवरव्यू देखने वाले हैं कि मेन क्या क्या चीजें बोली गई हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। दोनों वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की थोड़ी चीजें देखेंगे, प्लस याद रखिएगा मेरा एक डिटेल पूरा सीरीज आने वाला है इकोनॉमिक सर्वे का। पूरा वॉल्यूम 1 के ऊपर तो मैं अच्छे से बनाऊंगा ही, फिर देखता हूं कि क्या वॉल्यूम 2 के ऊपर भी बनाते हैं कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली वॉल्यूम 1 तो मैं बनाऊंगा और अच्छे से पूरा कंप्लीट करूंगा क्योंकि सबसे मेन होता है वॉल्यूम 1। तो चलिए यहां पर जो ओवरव्यू है इसको अच्छे से जानते हैं, समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इनफैक्ट मैं आपको शुरुआत करूं दोस्तों, थोड़ा जो पिछले 2 वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे है उसके कुछ थीम्स आपको दिखाना चाहता हूं। 2018-19 अगर आपको याद हो तो यहां पर ब्लू कलर में ये इकोनॉमिक सर्वे लाया गया था और इसका जो थीम था वो था ब्लू स्काई थिंकिंग। उसके बाद जो लास्ट ईयर 2019-20 का यहां पर इकोनॉमिक सर्वे आया था, आप देख सकते हो जो लेवेंडर कलर होता है उसके प्रतीक में लाया गया। और यहां पर मेन पर्पस था कि जो 100 रुपए का नया नोट आया है, आपने देखा होगा वो लेवेंडर कलर में था और उसी के बेसिस पर लाया गया। तो यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो कंटेम्परेरी एविडेंस है उसको यहां पर एंशिएंट आइडियाज के साथ किस तरह से जोड़ के हम देख सकते हैं, उसके बारे में पिछले वर्ष इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई थी। अब हम देखते हैं दोस्तों इस वर्ष का जो इकोनॉमिक सर्वे आप देख सकते हो यहां पर 2020-21 आपको देखने को मिल रहा होगा। जो पूरा बुक है, फ्रंट पेज है, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो इसको समझने की जरूरत है। यहां पर जो 2020 का वर्ष रहा है आपको पता होगा कि पूरा कोविड-19 में गुजर गया है और इसी की वजह से आपको दिख रहा होगा इसका जो मेन थीम है आपको वो कोविड-19 से ही रिलेटेड देखने को मिलेगा। यहां पर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको यहां पर दर्शाया गया है। और यहां पर कुछ आपको जो कोरोना वायरस जैसी चीजें हैं
वो देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, सेंटर में आपको वी शेप्ड का कर्व दिख रहा होगा। तो बेसिकली यहां पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत के अंदर जिस तरह का कॉन्ट्रैक्शन आया था हमारे जीडीपी के अंदर, 7.5% बताया जा रहा है, 7.7% बताया जा रहा है, नेगेटिव रहने वाला है 2020-21 का वित्तीय वर्ष। तो उसके बाद से जो हमारा आगे आने वाला वित्तीय वर्ष है 2021-22 का, उसमें हम वी शेप्ड की रिकवरी लेने वाले हैं, मतलब कि 11% की रिकवरी। अभी कल यहां पर डेटा आया था आईएमएफ का जो कि 11.5% पॉजिटिव ग्रोथ बता रही है। तो यहां पर वी शेप्ड रिकवरी भी यहां पर दिखाया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज हैं उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि ये जो तराजू जैसा आपको दिख रहा है ये कोरोना वायरस के ऊपर टिका हुआ है, तो इसी तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे इकोनॉमी को रिस्क आया है, जो हेल्थ है उसको रिस्क मिला है, लाइफ्स हमारी बहुत सारी जाने गई हैं। तो वो आपका लेफ्ट साइड यहां पर दिखाया जा रहा है। राइट साइड में देखिए इसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ डल है। यहां पर आप देख सकते हो जो रिफॉर्म्स हैं वो सरकार ले सकती है इस पूरे पीरियड के अंदर। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, और सबसे नीचे यहां पर वैक्सीन की बात कही जा रही है। तो यहां पर अगर हमारे पास रिस्क है तो उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो कि भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए। और इन सारी चीजों को आप देखोगे दोस्तों, इसी के बेसिस पर यहां पर जो थीम रखा गया है इस बार का 2020-21 इकोनॉमिक सर्वे का थीम है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड इस बार का थीम है। इनफैक्ट यहां पर जो सबसे पहला चैप्टर है अगर आप वो खोल के देखोगे तो यहां पर पहला ही आपको जो श्लोक है वो मिल जाएगा महाभारत से। महाभारत के अंदर चैप्टर 13 श्लोक 598 यहां पर लिखा हुआ है, सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जियोपार्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्मा। तो कहने का मतलब कि धर्म जो हमारा एक उत्पन्न होता है उसका मेन कारण ही यही है कि जब किसी पर्सन का जीवन तकलीफ में है, परेशानी में है, जियोपार्डी में है, तो उस समय किस तरह से हम उस पर्सन के जीवन को बचा सकते हैं। तो यहां पर किसी भी पर्सन को बचाना ये सबसे बड़ा धर्म होता है मनुष्य का, ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये यहां पर सबसे मेन थीम है, आप ध्यान रखिएगा। मैं आगे इसके ऊपर आऊंगा। वॉल्यूम 1 के अंदर हम हर एक चैप्टर की छोटी छोटी चीजें जानेंगे, जितने भी 10 चैप्टर हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है जो सब लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और वो है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले बताया गया है कि 2020-21 जो अभी करंट का वित्तीय वर्ष चल रहा है, यहां पर जीडीपी का अनुमान बताया गया है 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब नेगेटिव ग्रोथ होने वाला है करीब 7.7% का। आपको याद होगा क्वार्टर 1 में यहां पर हमारी जीडीपी कितनी गिरी थी, करीब 23.9% के हिसाब से। क्वार्टर 2 में हमारी जो जीडीपी है वो -7.5% के हिसाब से गिरी थी। अब यहां पर जल्द ही आंकड़ा आने वाला है क्वार्टर 3 का और फिर क्वार्टर 4 का। तो सारे अगर हम एवरेज करेंगे तो बताया जा रहा है कि 7.7% की गिरावट हो सकती है ओवरऑल। इसके अलावा यहां पर जो अगला वित्तीय वर्ष है उसमें हमें वी शेप की रिकवरी देखने को मिलेगी, और बताया जा रहा है कि 2021-22 में, जिसको FY22 कहते हैं, यहां पर 11% का ग्रोथ होगा। ध्यान रखिएगा ये रियल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी अगर आप देखोगे तो ये 15.4% बताया गया है। तो ये जितने भी आंकड़े हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15.4% आपका नॉमिनल जीडीपी और 11% रियल जीडीपी बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर जब हम वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं तो क्या एक्चुअल में प्री कोविड के पहले क्या हमारा सिचुएशन था, क्या हम वैसा हो गए हैं। तो देखिए यहां पर बेसिकली अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मैंने आईएमएफ के वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि 2019 में हमारी जो जीडीपी है, हमारे जीडीपी का मतलब है कि हमने कितना प्रोडक्शन किया, कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया। अगर उसकी वैल्यू 100 रुपीज थी तो यहां पर 2020 में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सपोज मैं कहता हूं 8% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, नेगेटिव ग्रोथ आई है। इसका मतलब क्या हुआ, 2019 के मुकाबले हमने कितना प्रोड्यूस किया 2020 में, 92 रुपीज का। अब यहां पर बात आती है कि 2021 में जब हम वी शेप रिकवरी देख रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि 11% यहां पर ग्रोथ होगी, तो 11% किसका, 11% 92 रुपीज का, जो कि आपको देखने को मिलेगा करीब
101 या फिर 102 रुपए के आसपास, इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप इसको कंपेयर करिए 2019 के हिसाब से। 2019 में तो ऑलरेडी हमारा 100 हो गया था, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, यहां पर हमारी जीडीपी 2020 में गिर गई, जिसकी वजह से जो बेस है वो हमारा छोटा हो गया, और इसकी वजह से अगला वाला वर्ष में आपको इतना बड़ा 11% का जंप देखने को मिल रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 11% का यह मतलब नहीं है कि होगा ही, पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया गया था कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा जंप यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है, यहां पर पहले बताया जा रहा था कि 8% के आसपास जंप हो सकता है, लेकिन 11%, 12% अगर होता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है, मतलब कि हम जल्दी रिकवर कर रहे हैं। अब इसके बारे में हम आगे बढ़े अलग अलग चैप्टर में, इसके पहले थोड़ा सा मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे का, वो मैंने 2 यहां पर स्लाइड्स में कवर कर लिया है, आप इसको डेफिनेटली देखिए। सबसे पहला बताया जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर है वो सिल्वर लाइनिंग के तौर पर उतरा है हमारे इकोनॉमी के अंदर। आपने देखा होगा पूरे कोविड के दौरान मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सब यहां पर नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जो कि यहां पर 3%, 3.5% का आपको ग्रोथ दे रहा था। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो 3 फार्म लॉज हैं, जिसके बारे में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी तारीफ की गई है। कहा गया है कि ये जो रिफॉर्म है वो हमारे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट ला सकते हैं, ऐसा भी बताया गया इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज हैं, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सबसे ज्यादा हिट हुए हैं पैंडेमिक की वजह से। इसके अलावा बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ने कंजम्पशन अपना बढ़ाया है, बेसिकली गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था। स्पेशली मैं आपको बताऊं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एसेट का निर्माण करना हो गया, उसमें सरकार ने काफी खर्चा किया। इसके अलावा हमने एक्सपोर्ट भी काफी किया है इंपोर्ट के मुकाबले। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय काफी हद तक इंपोर्ट गिर गया था, लेकिन एक्सपोर्ट को हमने थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि हमारे इकोनॉमी को रिलीफ हो गया। मतलब जितना और हम गिर सकते थे उतना नहीं गिरे, क्योंकि यहां पर सरकार ने खर्चा किया। क्योंकि जीडीपी क्या होती है? जीडीपी इज नथिंग बट C+I+G, मतलब कि प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अगर कंजम्पशन अच्छा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो सरकार को खर्च करना चाहिए, जिसकी वजह से जीडीपी ओवरऑल थोड़ी सी स्टेबल रह सकती है, और इसी की वजह से यहां पर आपको वापस से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वी शेप्ड रिकवरी को यहां पर वैक्सीनेशन से भी बताया गया है कि जितना तेजी से वैक्सीनेशन होगा हमारे इकोनॉमी के अंदर, उतना और ज्यादा हम इकोनॉमी में रिकवरी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले 17 वर्षों में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिलेगा। करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है? ध्यान रखिएगा, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में जो एफडीआई आता है, हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो जो पैसे आते हैं, लोन अगर हमने लिया, वो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती हैं। करंट अकाउंट में बेसिकली जो हम ट्रेड करते हैं, कोई मोबाइल फोन मंगाते हैं, कोई लैपटॉप मंगाते हैं, फिर हम भी यहां से भेजते हैं, तो जो ट्रेड होता है उसको हम करंट अकाउंट के अंदर लिखते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा भारत कोई बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो पूरा पैंडेमिक आया था जिसकी वजह से इंपोर्ट बहुत ज्यादा गिर गया था, मतलब हम इंपोर्ट नहीं करा रहे थे, तो जिसकी वजह से यहां पर पहली बार 17 वर्षों में इस साल हमें 2% का सरप्लस देखने को मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बताया गया, आईएमएफ का भी जिक्र किया गया है कि आईएमएफ ने यह बताया है कि भारत आगे आने वाले 2 वर्षों के बाद सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहां पर बन सकता है। और इसके अलावा बताया गया है सर्वे के द्वारा कि सरकार को और ज्यादा खर्च करना चाहिए। काउंटर सिक्लिकल फिजिकल पॉलिसीज के बारे में बताया गया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, अब हम आते हैं वॉल्यूम 1 का जो अलग अलग चैप्टर्स है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हम जान लेते हैं इस वीडियो में, लेकिन मैं अलग से भी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर कुछ भी नहीं छूटे। तो देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है यहां पर डिस्कस कर रहा है रिगार्डिंग अगेन कोविड-19, जो कि सबसे बड़ा थीम रहा है इस बार का। और यहां पर आप देख सकते हो, ह्यूमन एंड विजनरी पॉलिसी ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स टू सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो यहां पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, इंडिया फोकस्ड ऑन सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। हमने लॉन्ग टर्म गेन को देखने की कोशिश की, हमने शॉर्ट टर्म में
इकोनॉमी को बचाने के लिए सिर्फ जो लाइव्स है उसको नहीं खोया। तो यहां पर जिस तरह का स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया गया था, इनफैक्ट मैंने आईएमएफ के ऊपर वीडियो बनाया था, वहां पर भी जो आईएमएफ की चीफ है उन्होंने भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि भारत के अंदर काफी स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से बहुत सारी जो जानें हैं वो यहां पर सेव हुई थी। तो यहां पर एक तरह से जो जीडीपी ग्रोथ है उसके बारे में बोला गया, अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाते तो ऐसा नहीं है कि हमारी जीडीपी कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती, उस केस में भी यहां पर गिरती, और हो सकता है बदतर हो सकती थी अगर बहुत ज्यादा अगर हमें यहां पर मौतें देखने को मिलती। तो कहीं ना कहीं इसकी तारीफ की गई है कि जिस तरह का हमने लाइव्स के ऊपर फोकस किया है वो एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ हमने इसका फायदा भी उठाया। ऐसा नहीं है कि यहां पर लॉकडाउन लगा दिया तो इसकी वजह से हमने कोई पॉलिसीज नहीं लाई। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, कई बार हम वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि बाहर से कोई कंपनी कब आएगी, जब यहां पर प्रॉपर लैंड होगा, लेबर रिफॉर्म होगा। आपने इनफैक्ट देखा भी होगा, रिसेंटली सरकार ने 4 लेबर से रिलेटेड कोड लाए थे पार्लियामेंट के अंदर। इसके अलावा जो फार्म से रिलेटेड लॉज हैं और इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो यहां पर सरकार करने की कोशिश कर रही है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया है। और यहां पर बोला जा रहा है कि जो वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी है भारत की, जो अचानक से वापस से हम रिकवरी देखने को मिल रहा है विदाउट सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। आपने देखा होगा यूरोप के अंदर कई जगह सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आया, लेकिन भारत ने सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस नहीं लाया, क्योंकि इसका मेन नतीजा था जो सरकार ने लॉकडाउन, जो पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन लाए थे, और इसको लोगों ने भी सपोर्ट किया, और इसी की वजह से आज के डेट में हम बहुत सारी लाइफ्स को बचा पा रहे हैं। ये पहला चैप्टर में था। दूसरा चैप्टर अब देखिए यहां पर बात कर रहा है डेट सस्टेनेबिलिटी की। यहां पर बेसिकली रिलेशन बताने की कोशिश की जा रही है, जो सरकार उधार लेती है और जो हमारे इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होता है। तो बेसिकली यहां पर जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इस बात को पुश कर रहा है कि सरकार को और ज्यादा बोरो करना चाहिए और यहां पर खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन के टाइम ये बताया, जैसे कि फॉर सपोज सरकार 100 रुपीज उधार लेती है और 100 रुपीज को यहां पर सरकार कन्वर्ट कर देती है 112 रुपीज में, और यहां पर सरकार को 8% इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो अल्टीमेटली सरकार के पास 4 रुपए बेनिफिट होता है। तो यहां पर उधार लेना कुछ गलत चीज नहीं है। अगर हम जितना ज्यादा उधार लेंगे उतना ज्यादा हम एक्सपेंडिचर करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। तो यहां पर जिस तरह से बताया जाता है कि डेट मत लो, इसकी वजह से इकोनॉमी खराब हो सकती है, तो इससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज बताया गया, मैंने आपको बताया था काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के बारे में। देखिए इसका अर्थ यह हुआ कि फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जब भी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो आप देखोगे जो प्राइवेट सेक्टर है, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो, ये प्राइवेट सेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जब हमारी इकोनॉमी खराब परफॉर्म करती है तो प्राइवेट सेक्टर भी परफॉर्म अच्छा नहीं करती है। तो इसकी वजह से यहां पर हमें काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अपनानी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो सरकार को और एक्सपेंडिचर करना चाहिए और ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि हमारे इकोनॉमी को बल मिल सके। लेकिन जब हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जब प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, तो सरकार को थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाना चाहिए। तब बहुत ज्यादा यहां पर पुश करने की जरूरत नहीं है, हमारी इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। और यही होता है अक्सर जो यूएस हो गया, यूके हो गया, जो डेवलप देश हैं। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है, तो भारत को भी इस तरह की पॉलिसीज अपनाने की जरूरत है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, यहां पर बेसिकली बताया गया है कि जो भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल रियलिटी से रिफ्लेक्ट नहीं करती है। बेसिकली यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि आपने गोल्डमैन सैक्स के बारे में सुना होगा, न्यूमोरा हो गया, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज होती हैं जो भारत को ट्रिपल बी माइनस, ट्रिपल बी प्लस, इस तरह के अक्सर आपने रेटिंग सुना होगा। तो यहां पर यह कहा गया है कि जो रेटिंग है वो भारत को अंडरमाइन किया जाता है, मतलब भारत को जो अच्छा परफॉर्मेंस की रेटिंग देनी चाहिए वो इस तरह की एजेंसीज देती नहीं है। तो यहां पर इन्फ्लेशन हो गया, जनरल गवर्नमेंट का डेट हो गया, साइक्लिकल एडजस्टेड प्राइमरी बैलेंस है, करंट अकाउंट बैलेंस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, कंट्रोल ऑफ करप्शन है। तो यहां पर चाइना को भी कंपेयर करके बताया गया है कि चाइना का इन सब मामलों में भारत से बेकार परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना को अच्छा यहां पर रेटिंग दिया जाता है। लेकिन भारत इन सभी पैमाने पर काफी अच्छा करता है, उसके बावजूद भी यहां पर भारत को जो रेटिंग है वो अच्छी नहीं मिलती है। तो इसके ऊपर डिस्कशन किया गया है चैप्टर नंबर 3 में। फिर नेक्स्ट यहां पर बताया गया है इनइक्वालिटी, पॉवर्टी
और इकोनॉमिक ग्रोथ को। अक्सर आप जो है इकोनॉमी के अंदर ये डिबेट सुनते होंगे कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और यहां पर जब भी कोई पर्सन अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अक्सर आप ये डिबेट में भी सुनते होंगे। तो यहां पर बेसिकली बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, जब हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी तो ऑटोमेटिकली जो पॉवर्टी है वो हमारे देश के अंदर कम होगी। तो सबसे पहले हमें उधर फोकस करना चाहिए rather than focusing on inequality। हमें पॉवर्टी कैसे रिड्यूस करना है, और जब पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया होगा, यहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, ज्यादा से ज्यादा चीजें होंगी। तो इसके बारे में यह फोकस करने की बात कही जा रही है चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 में दोस्तों यहां पर हेल्थ केयर के बारे में कहा गया, एक्सपेंडिचर जो करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो मैप के अंदर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हमारे देश के अंदर, आप देख सकते हो ये 65% है। जो हम और आप हॉस्पिटल में जाते हैं, खर्च करते हैं, तो हमारे जेब से जो खर्चा जाता है, जो रुपए जाता है, इट इज अराउंड 65%। और बाकी आप वियतनाम के अंदर देखिए, चाइना में देखिए, आउट ऑफ एक्सपेंडिचर कम है। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि सरकार को हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको 2.5% ऑफ जीडीपी ले आनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे इट इज अराउंड 1.1% या फिर 1.2% के आसपास होगा। तो यहां पर इसको डबल करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जब हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ये 65% से गिरकर 35% हो जाएगा। इससे होगा क्या कि जब लोगों का पैसा बचेगा, सेव करेंगे, तो लोग और चीजों में खर्च करेंगे। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और ग्रो कर सकती है। तो यहां पर आउट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो बेसिकली 5th वाले चैप्टर में बोला गया है कि सरकार को हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। चैप्टर नंबर 6 आते हैं दोस्तों, यहां पर प्रोसेस रिफॉर्म के बारे में बताया गया है। जो भी प्रोसेसेस हैं, जो रिफॉर्म है, उसको अपनाने की जरूरत है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया। जैसे कि सिंपल रेगुलेशन हो गया, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सरकार के उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इन सुपरविजन, जो भी चीजें हैं मतलब कि सुपरविजन करना चाहिए। जैसे बैंक हो गया, उसके ऊपर सुपरविजन अच्छा रखना चाहिए। बैंक बोर्ड हो गया जो कि अपॉइंटमेंट करते हैं, आपने देखा होगा कई सारे, यस बैंक हमने देखा था पिछले साल गिर गया था, कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स गिर चुके हैं। तो यहां पर जो निगरानी है वो अच्छी रखने की जरूरत है। और अगर कोई बैंक डूब जाता है, कोई कंपनी डूब जाती है, तो पोस्ट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है वो करना चाहिए, जैसे कि आईबीसी कोड हो गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो रिफॉर्म है वो हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती हैं। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 7 में। अगेन यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को दिखाया गया है। देखिए यहां पर बात कही जा रही है इमरजेंसी मेडिसिन इज नॉट स्टेपल डाइट। देखिए स्टेपल डाइट क्या होता है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम चीजें खाते हैं, गेहूं, चावल, जो आटा हो गया, रोटी, चावल, इस तरह की जो चीजें खाते हैं दोस्तों, वो तो हम डेली बेसिस पर खाते हैं। लेकिन सपोज यहां पर एग्जांपल के तौर पर बताया गया है कि अगर आपको बुखार हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको दवाई लिख कर दिया, आपने 3 दिन तक उस दवाई को खाया, लेकिन आप सोचते हो कि अगर मैं और वो दवाई खा लूंगा अगले 3 महीने तक, तो यहां पर आपको वो बीमारी कभी नहीं होगी, और इसलिए वो दवाई आप 3 महीने तक खा लेते हैं, लेकिन उसका उल्टा असर कर जाता है, आपकी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ उसी का रिलेट किया गया है इकोनॉमी से। यहां पर बताया गया है कि 2007-8 में जो 8-9 के बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो वहां पर जो मेजर्स लिए गए थे वो मेजर्स हमने बहुत लंबे समय तक रखा है। तो वो मेजर्स को जैसे कि बताया जा रहा है कि 2011-12 के बाद विड्रॉ कर लेना चाहिए। मेजर्स क्या हो गया? जैसे कि आरबीआई बहुत सारी लिक्विडिटी निकालती है, काफी सारा पैसा जो है फ्लश करती है इकोनॉमी के अंदर। तो ये सारी जो मेजर्स हैं इसको हमें 1-2 साल में टाइमली निकाल लेना चाहिए, लेकिन हमने उसको कब तक रखा? 2015-16 तक उसको चलाते रखा, जिसकी वजह से यहां पर हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। तो ओवरऑल आप यहां पर कह सकते हो, बताने की कोशिश की जा रही है कि जितना जरूरत हो लिमिटेड टाइम पीरियड तक जो इमरजेंसी मेजर्स होते हैं, जो इमरजेंसी मेडिसिन होती है, जैसे कोविड-19 में सरकार ने बहुत सारे कदम लिए हैं, लेकिन जब तक इसकी रिक्वायरमेंट है उसको रखना चाहिए और उसके समय सीमा के बाद उसको निकाल लेना चाहिए। और ऐसा डरना नहीं चाहिए कि निकालने के बाद कहीं हमारी इकोनॉमी वापस से बेकार परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसका दूसरा असर भी हो सकता है, जो मेडिसिन का मैंने आपको एग्जाम्पल यहां पर बताया। अब यहां पर आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। आप देख सकते हो यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कोई भी जो इकोनॉमी है, देश है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस देश में जितना ज्यादा अच्छा होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगी। आप यहां पर इस ग्राफ में देख सकते हो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, आप देख सकते हो जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं विश्व में, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 68% जो एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, और 11% ही ऐसा है जो कि सरकार करती है। लेकिन भारत के अंदर आप देखिए
56% खर्चा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार करती है और सिर्फ 37% ही यहां पर भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर करता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास फाउंडेशन है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर सकती। इसके लिए यहां पर उपाय बताया जा रहा है कि किस तरह से जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज्यादा खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा खर्च करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जिसकी वजह से भारत का जो पोटेंशियल है वो और ज्यादा सामने निकल कर आएगा। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर बताया गया है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। चैप्टर नंबर 9 पर यहां पर बताया गया है आयुष्मान भारत का जो सक्सेस है उसके बारे में। तो बेसिकली आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वो बड़े पैमाने पर अपनाया नहीं जाता है। इसकी वजह से आप देखोगे तो 2015-16 का जो आंकड़ा है आप देख सकते हो, इसको कंपेयर किया गया है उन राज्यों के साथ। मतलब एक तरफ ये वाले वो राज्य हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, जो पीएम आयुष्मान भारत इंश्योरेंस जो स्कीम है, जिन राज्यों ने अपनाया था वो इस साइड वाले ग्राफ में दिखाया गया है। और राइट साइड वाले ग्राफ में आप जो देख रहे हो वो ये राज्य हैं जिन्होंने इस स्कीम को नहीं अपनाया था, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल ने ये वाली स्कीम को नहीं अपनाया। इसकी वजह से इसको कंपेयर करके दिखाया गया है कि हमें इस तरह की स्कीम को क्यों अपनाना चाहिए। तो उन राज्यों में आप देख सकते हो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपका इंक्रीज हुआ है 54% के हिसाब से, लेकिन वो राज्य जहां पर ये स्कीम नहीं अपनाई गई थी वहां पर ये गिरावट हुई है 10% के हिसाब से। तो इस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। जो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है वो सभी राज्यों को अपनाना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का बयान है। और लास्ट में है दोस्तों चैप्टर नंबर 10। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स किसके द्वारा निकाला गया है। तो यह निकाला गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। यहां पर बेसिकली कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जो लोग हैं रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, आपने देखा होगा किसी स्टेट में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कुछ और होती है, दूसरे राज्य में कुछ और होती है। तो इन सारे इंडिकेटर्स को कंबाइन करते हुए बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स निकाला गया है। इसमें यह देखा गया है कि एक जीवन को रहन सहन के लिए कौन सी मिनिमम चीजों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, आजकल मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये जितनी भी मूलभूत चीजें हैं जो कि हमें चाहिए होता है रहने के लिए, उसको कंपेयर किया गया है कि 2012 में कैसा सिचुएशन था, फिर 2018 में कैसा सिचुएशन हुआ। तो 2012 में आपको देखने को मिलेगा स्पेशली यहां पर जो ईस्टर्न वाला पूरा इंडिया है, सेंट्रल वाला पूरा इंडिया है और यहां पर राजस्थान, ये जो राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं, यहां पर जो बेयर नेसेसिटी के जो सामान होने चाहिए मनुष्य के पास, इंसान के पास, वो यहां पर नहीं होता था। लेकिन चीजें चेंज हो गई हैं 2018 में। 2018 में देखिए यहां पर येलो कलर में ज्यादातर राज्य दिख रहे होंगे। इनफैक्ट जो ग्रीन कलर है वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। तो यहां पर मतलब कि जो लोगों के पास बेयर मिनिमम चीजें होनी चाहिए रहने के लिए, वो ये दिखा रहा है 2018 का चार्ट कि भारत में जो लोगों के पास रहन सहन की चीजें हैं वो इंप्रूव हुई हैं, लोग और क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो और अच्छा जी रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 10 है दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया इन सभी के बारे में और डिटेल से हम जानेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें जो एग्जाम में आ सकती हैं, लेकिन यहां पर ओवरव्यू हमने देखने की कोशिश की। और यहां पर जाने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगा आपको बताना चाहिए, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन किया गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपने देखा होगा भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। टॉप 50 में हम आ चुके हैं इनोवेटिंग कंट्रीज के अंदर। 81 रैंक थी हमारी, उससे हम यहां पर अच्छा परफॉर्म करके 48 नंबर पर आ चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा यहां पर जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, जो कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज हैं, उसको बेचने का जो टारगेट था सरकार का 2.1 लाख करोड़, ये अभी तक सरकार ने अचीव नहीं किया है। तो इसके बारे में क्रिटिसिज्म किया गया है और कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से हो सकता है मे बी यहां पर रुकावट आई है। अभी तक सिर्फ 15,000 करोड़ के ही डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट मीट हुए हैं। इसके अलावा यहां पर बताया गया है कि जो प्राइवेट ट्रेन है वो भारत के अंदर धीरे धीरे चलने लगेंगी। यहां पर जो बिडिंग का प्रोसेस है वो मई 2021 तक खत्म हो जाएगा और 2023-24 के बाद भारत के अंदर आपको प्राइवेट ट्रेनें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बांग्लादेश को लेकर तारीफ की गई है काफी ज्यादा। स्पेशली बताया गया है कि 2011 से 19 के बीच में आप देखोगे तो बांग्लादेश का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है एक्सपोर्ट में, मतलब कितना एक्सपोर्ट करता है वो देश,
8.6%, बड़ी बात है, 8.6% का एनुअल ग्रोथ हुआ है बांग्लादेश का एक्सपोर्ट के टर्म में। और यहां पर भारत का कितना रहा है आप देखिए, जस्ट 0.9%। पूरे विश्व का कितना रहा है, 0.4%। मतलब भारत से बांग्लादेश से सीखना चाहिए भारत को एक्सपोर्ट के मामले में, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा रिसेंटली जो स्टॉक मार्केट है वो काफी ज्यादा ऊपर चला गया था, बहुत ज्यादा, 50,000 आपने देखा होगा रिसेंटली सेंसेक्स ने क्रॉस किया है। तो इसको लेकर कंसर्न दिखाया गया कि एक्चुअल में जो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और जो रियल इकोनॉमी है, रियल सेक्टर है, वो शायद उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। इसके अलावा पीएलआई जो स्कीम है उसकी तारीफ की गई है। आपने देखा होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये बेसिकली सरकार ने मोबाइल फोन हो गया, फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स हो गए, और इसके अलावा 10 और सेक्टर्स यहां पर जोड़े थे सरकार ने, ताकि इसके तहत भारत के अंदर ही ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हो सके, मोबाइल, लैपटॉप्स, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं। तो यहां पर बताया गया कि पीएलआई स्कीम की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें भारत एक इंटीग्रल पार्ट होगा, जैसे कि चाइना हुआ करता है। चाइना में क्या है, कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जिस चीज में आपको चाइना का सामान नहीं मिलेगा। तो एक तरह से भारत के अंदर भी इसकी शुरुआत हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और लास्ट में यहां पर इन्फ्लेशन की भी बात कही गई है। इन्फ्लेशन से तर्क यह है दोस्तों, आपने देखा होगा कि रिसेंटली पिछले कुछ महीने से जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा ऊपर चला गया था, 7% के ऊपर चल रहा था, जिसकी वजह से आरबीआई को थोड़ा सा कंसर्न हो गया था, क्योंकि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसको इंश्योर करना होता है कि 2% से 6% के बीच में रहे, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई है। तो यहां पर बोला गया है कि जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स जो निकाला जाता है उसमें थोड़ा सा हमें चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि वो सही तरह से चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। बेसिकली बताया जा रहा है कि 2011-12 में जो बेस था उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब उस समय बेसिकली क्या था कि कौन से घरों में क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2011-12 में हम क्या इस्तेमाल करते थे और 2020-21 के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। तो इसको हमें थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है, तभी हम और अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों आपका इकोनॉमिक सर्वे पूरा 2021 का ओवरव्यू। और जैसा मैंने बोला, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं लाता रहूंगा आगे कुछ दिन के बाद, जब बजट वगैरह थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर जाने से पहले, क्योंकि हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने डाल दिया है। बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह आपको इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।